हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ा था उच्चारण के प्रमुख तत्व और उच्चारण शिक्षण की सुधार में क्या क्या विधियाँ होती हैं, वो हमने पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग प्रश्न नंबर 46 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट, बहुविकल्पी, अति लघु और लघु और PYQ सारे प्रश्नों का संकलन हमने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर 46, देखिए आपको पता है हिंदी में आपका ये एकदम लास्ट चल रहा है, ये आपका ये ख़त्म होने वाला है हिंदी। इसके बाद आप लोगों को मैं संस्कृत का पूरा जो भी बहुविकल्पी, अति लघु और लघु होगा वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पठन का क्या अर्थ है? आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी कि रीडिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वाचन का अर्थ लिखिए। ठीक है, वाचन का अर्थ लिखिए अथवा वाचन किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। ये प्रश्न 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा है। अथवा वाचन के प्रकार बताइए। तो चलिए देखते हैं। यानी कि रीडिंग, तो देखिए रीडिंग या वाचन एक ही होता है। देखिए वाचन या पठन का अर्थ, ठीक है, या आप रीडिंग कहिए यानी कि पठन कहिए या वाचन कहिए। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। ठीक है, तो भाषा को क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो बोल करके हम लोग व्यक्त कर सकते हैं या तो लिख करके। ठीक है, तो मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा का तो वाचन यानी कि पढ़ना ही होता है। ठीक है, मौखिक भाषा को बोल देते हैं और लिखित भाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। ठीक है, तो जो भी लिखित भाषा है, यहाँ पे जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी भाषा को देखिए देख देख के मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, रीडिंग कहलाएगा। और मैं रीडिंग करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो वाचन के पर्याय पठन तथा बाँचना भी है। ठीक है, तो वाचन मतलब रीडिंग, रीडिंग को क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कथा बाँचना, तो ये बाँचना भी हो जाएगा लुईस के अनुसार। ठीक है, तो वाचन एक साधन यानी कि रीडिंग एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। तो ये लुईस के अनुसार आपका वाचन का डेफिनेशन हो जाएगा। यानी कि लुईस क्या कहे हैं कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण एवं उसका पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, बाँचना, पठन और वाचन। यानी कि रीडिंग का देखिए कौन कौन सा नाम होगा। रीडिंग को आप वाचन कहिए, बाँचना कहिए या पढ़ना कहिए। ठीक है, देखिए वाचन के उद्देश्य, तो वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला वाचन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करना, ठीक है, कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। ठीक है, सेकेंड आपका वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। यानी कि रीडिंग करेंगे आप तो बच्चे क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवा सकते हैं हम लोग उनसे। बच्चों के खड़ा करके उन्हें क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, ठीक है, एवं विराम आदि का ध्यान रखना। आत्मसात किए, ठीक है, एसिमिलेशन इसको कहते हैं। आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना, ये सारी उद्देश्य होता है आपका रीडिंग का। तो रीडिंग के प्रकार देखिए, तो रीडिंग आपका देखिए 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला सस्वर वाचन, ठीक है, यानी कि स्वर के साथ, यानी कि स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन है, यानी कि लाउडली पढ़ना, ये सस्वर वाचन हो जाएगा। सस्वर वाचन के 2 भेद हैं। ठीक है, तो सस्वर वाचन के 2 भेद हो जाएंगे, एक आदर्श वाचन हो जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा आपका अनुकरण वाचन। ठीक है, देखिए तो आपके सस्वर वाचन और मौन वाचन, सस्वर वाचन में आपके 2 वाचन हो जाएंगे, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन।
सेकंड आपका मौन वाचन। देखिए, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। जैसे इस टाइम आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लोग मौन वाचन कर रहे हैं। मौन वाचन, ठीक है, यानी कि साइलेंटली रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मौन को क्या कहते हैं, साइलेंट। वाचन मतलब रीडिंग, यानी साइलेंटली रीडिंग में ओष्ठ नहीं हिलते हैं। ठीक है, आप लोग चुपचाप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जड़ महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। ठीक है, ये आपको पता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे चलने लगते हैं तो वो घुटनों के बल चलना छोड़ देते हैं, घिसकते नहीं हैं। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। जैसे छोटे बच्चे जो भी LKG UKG या क्लास 5th से पहले जो भी बच्चे होते हैं वो लाउडली पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें अभी उतना क्षमता नहीं विकसित हुआ होता है कि वो शांति से पढ़ें और वो दिमाग में अपने याद करें और कंठस्थ करें। मौन वाचन नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे। तो मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, साइलेंटली रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका क्या, ये प्रौढ़ता का द्योतक है। ठीक है, वो और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। ठीक है, तो आपका देखिए वाचन दो प्रकार, सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन में भी आपका देखिए कौन दो प्रकार हो जाएगा, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, और दूसरा आपका हो जाएगा मौन वाचन। और वाचन के जो उद्देश्य थे हमने 4 उद्देश्य बता दिए, और एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार वाचन का परिभाषा हमने डिफिनीशन ये बताया, आप लोग देख लीजिए। इसका PDF हम लोग डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। चलिए, इस प्रकार हमने प्रश्न 46 कंटिन्यू किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन के सामने आ गया। देखिए, सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए अथवा, यानी कि लाउडली जो रीडिंग होता है, सस्वर वाचन के 2 गुण लिखिए। तो उत्तम या सस्वर वाचन के गुण। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, बोल बोल के पढ़ना ही उत्तम होता है, इसीलिए इसे उत्तम सस्वर वाचन के गुण। तो बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे तो क्या होगा, पहला फायदा उसका क्या होगा, क्या गुण है उसका, क्या प्रॉपर्टी है, तो ध्वनियों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए तथा समान ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण की शुद्धता हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, उच्चारण की शुद्धता। उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है। ठीक है, उदाहरण क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानतावश गलती हो जाती है, अभ्यास, अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, उच्चारण स्थलों में दोष। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये देखिए उत्तम सस्वर वाचन के आपके पहला हो गया ध्वनियों का ज्ञान, दूसरा उच्चारण की शुद्धता, और तीसरा आपका देखिए सस्वर वाचन के गुण में देखिए तीसरा गुण क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह। तो थर्ड आपका विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। रोको मत जाने दो, वाक्य में यदि रोको के पश्चात, ठीक है, यदि रोको के पश्चात विराम करके पढ़ें तो एक अर्थ होगा, और मत के बाद विराम करके पढ़ें तो दूसरा अर्थ होगा। जैसे रोको, फिर थोड़ा सा विराम करिए, मत जाने दो। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़िए रोको मत, और उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, फिर रुक जाइए, उसके बाद पढ़े तो रोको मत जाने दो। अतः विराम चिन्ह अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह का भी ध्यान रखना है सस्वर वाचन करते समय, यानी कि उत्तम वाचन यही होता है, यही ध्यान रखना है। फोर्थ, अस्पष्टता होनी चाहिए, वाचन स्पष्ट होना चाहिए, इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि समस्त श्रोता सुन लें। ठीक है, शब्दों के समूहों को एक श्वास में पढ़ते समय उनमें अर्थ की संगति का ध्यान रखा जाए। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पृथक रूप से ही किया जाए। पांचवा आपका हो जाएगा उपयुक्त बलाघात। ठीक है, देखिए उपयुक्त बलाघात पांचवा आपका,
बल शक्ति की वह मात्रा है जिसके द्वारा कोई वर्ण अथवा शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यथा हे प्रभो मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। इस वाक्य में यदि पुत्र पर बल देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुत्र ही चाहिए, ठीक है। नहीं, यदि शीलवान पर बल देकर पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य होगा कि शीलवान ही चाहिए, ठीक है। जैसे हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए, ठीक है। एक बार शीलवान पे भी बलाघात दीजिए, एक बार पुत्र पे दीजिए, तो दोनों का सेंस अलग अलग निकलेगा, ठीक है। शील रहित कदापि नहीं। यदि उपयुक्त वाक्यों में इन शब्दों पर बल नहीं दिया जाएगा तो उसका तात्पर्य होगा पुत्री भी चलेगी, शीलवान हित भी चलेगा। अतः साधारण रूप में कहने एवं बालाघात करते हुए कहने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इसलिए यथास्थान उपयुक्त बालाघात का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सस्वर वाचन में क्या होना चाहिए आपका? देखिए छठा आपका प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। वाचन में प्रवाह को दृष्टिगत रखा जाए। गति पर नियंत्रण आवश्यक है, न तो बहुत द्रुत गति से यानी कि न को बहुत तेज गति से पढ़ना चाहिए और न रुक रुक कर और न ही धीरे धीरे, ठीक है। प्रवाह भी इफेक्ट करता है आपका सस्वर वाचन को। सातवां आपका हो जाएगा अर्थ की प्रतीति। तो सुंदर वाचन वह वाचन है, ठीक है, जो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करता चलता है। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती चलेगी, ठीक है। देखिए आठवां स्वर में रसात्मकता। अच्छा वाचक कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, न ही उसमें रूखापन रहता है, वरन आसान ढंग से मधुरता के साथ शब्दों का उच्चारण करता है। करुण रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो जो जैसा रस होता है वैसे ही पढ़ के हमें एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। नौवां देखिए सस्वर वाचन के नौवां गुण क्या होना चाहिए, मतलब लाउडली पढ़ रहे हैं आप किताब को या बच्चे से पढ़वा रहे हैं तो क्या गुण होना चाहिए? वाचन की मुद्रा यानी कि रीडिंग की मुद्रा होनी चाहिए। कैसी रीडिंग की मुद्रा होनी चाहिए चलिए हम देखते हैं। तो वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से हाथ नहीं पटकता, मेज नहीं पीटता, अंगुलियों को नहीं नचाता, पैर से तबला नहीं बजाता, ठीक है। पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, ठीक है, न झुक कर पकड़ता एवं न अकड़ कर पकड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। उसके बाद आपका सस्वर वाचन के आपका 10वां गुण हो जाएगा आपका रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आप में उसमें आप फोकस्ड रहेंगे। अच्छा वाचक, ठीक है, अच्छा वाचक मतलब पढ़ने वाला, अच्छा जो रीडर है, अच्छा वाचक पढ़ने में रुचि रखता है, ठीक है। उसे वाचन में आनंद आता है, उसकी रुचि देखकर श्रोता भी आनंद लेते हैं। वाचन में उसे न तो ऊब आती है और न ही इसे वह व्यर्थ का काम समझकर करता है, ठीक है। ये सारे फायदे हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 48 देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा है। देखिए ये आपका लास्ट लेक्चर है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुविकल्पी, अति लघु और लघु यानी कि हिंदी भी ख़त्म होने वाला है आपका। कुछ वीडियोज़ और आएंगे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे, मैं आपको समझा दूंगा और आपका फर्स्ट सेमेस्टर एकदम तैयार हो जाएगा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखिए क्या है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं चलिए पढ़ते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और इस देवनागरी लिपि का विकास आपका किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है, ठीक है। तो वर्तमान रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ, ठीक है, और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला तथा लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है, ठीक है। तो हमारी जो लिपि है ये देवनागरी लिपि जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ठीक है। ये क्यों सबसे प्रचलित है? क्योंकि इसमें नए नए सुधार होते रहते हैं।
स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। ठीक है, संस्कृत हो गया आपका, हिंदी, मराठा तथा नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आपका देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। ठीक है, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बंगला एवं गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। ठीक है, जो बंगला लिपि है और गुजराती लिपि भी क्या देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। आप लोग देखिएगा जहाँ पे बंगाली लिखा होगा, गुजराती लिखा होगा, वो हिंदी से मिलता जुलता होगा। गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, मुंडा लिपि, कैथी लिपि, ठीक है, आदि लिपियाँ भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, बंगला, गुजराती, गुरुमुखी, मुंडा, कैथी, ये सारी आपकी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए प्रश्न नंबर 49 आपका क्या है? 49 हम लोग चलिए पढ़ते हैं। आक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए आक्षरिक लिपि के बारे में पढ़ते हैं। आक्षरिक लिपि में संकेतों को, ठीक है, जो भी सिंबल हैं उनको हम क्या करते हैं? अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, वर्णों के माध्यम से नहीं। यानी कि अक्षरिक लिपि में जो भी संकेत थे उनको हम लोग क्या करते थे? अक्षर के माध्यम से व्यक्त करते थे, वर्ण के माध्यम से नहीं। ठीक है, इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती थी। ठीक है, तो व्यंजनों के लिए दो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती थी, जैसे क में आधा क और अ मिला हुआ रहता था, दो ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो क में आपका आधा क प्लस अ। इस लिपि की वैज्ञानिकता में यह एक दोष कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आक्षरिक लिपि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन के सामने हो गया प्रश्न नंबर 50। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रमुख विराम चिन्हों का नामोल्लेख अथवा विराम चिन्हों का क्या अभिप्राय है? अथवा देखिए, एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। ठीक है, अथवा पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिए, एक ही प्रश्न से कितना रिलेटेड प्रश्न बना है, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम का स्पष्ट एक उदाहरण। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा है। अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अथवा पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया है। देखिए, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों का नाम लिखिए। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करना है। देखिए विराम का अर्थ, ठीक है, विराम यानी स्टॉप। देखिए, यदि शाब्दिक रूप से देखें तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना या स्टॉपेज। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वालों की समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बीच बीच में आपको समझाऊँ ना, क्लास में डायरेक्ट बोलता ही चला जाऊँ, बस प्रवचन देता चला जाऊँ, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हम क्यों रुकते हैं? विराम चिन्ह की वजह से हम रुकते हैं। कई बार भाव का रूप ही बदल जाता है। हम उचित जगह पर रुक कर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव भी क्या होता है? बढ़ जाता है। उदाहरण चलिए देखिए हम लोग, रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है। ठीक है, विराम नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो, यानी कि मतलब जो व्यक्ति है ये जा रहा है, तो कोई इनसे कह रहा होगा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो ये व्यक्ति इससे कहता है कि रोको मत जाने दो ये तीसरे वाले व्यक्ति को, यानी कि ये व्यक्ति चला जाए, ये वाले चाहते हैं। ठीक है, जिससे उसके दो अर्थ व्यक्त होते हैं। पहला रोको कामा मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोक लो, और दूसरा रोको मत जाने दो। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, भाषा को सुंदर अथवा प्रभावशाली भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है एग्जाम में। परिभाषा,
वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख विराम चिन्ह हो जाएंगे, कुछ मेन आपके विराम चिन्ह। देखिए पहला पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम देखिए खड़ी पाई जैसा है, तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये भी पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, देखिए आप लोग बचपन में पढ़े हैं अल्प विराम। लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए थोड़ा रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अब देखिए शब्दों को पृथक करने के लिए शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे थे, तो यहाँ देखिए शेखर के बाद अल्प विराम लगा है, राखी के बाद, तो ये शब्दों को पृथक करने के लिए। सब्जी वाला बात लग जाएगा, सब्जी वाला आलू कामा टमाटर कामा भिंडी कामा बैगन आदि बेच रहा है, और लास्ट में यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है, ये सारी विराम चिन्ह हो जाएंगे, अल्प विराम। ठीक है, देखिए अल्प विराम देखिए किसके रूप में और प्रयोग होता है, संबोधन के पश्चात। ठीक है, भाइयों, फिर अल्प विराम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, मोहन कामा तुम इधर आओ। ठीक है, ये क्या है, संबोधन कर रहा है, बुला रहा है। 100 दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए रवि विद्यालय से आकर अल्प विराम शहर चला गया। ठीक है, तो रवि विद्यालय से आकर कहाँ चला गया, शहर चला गया। तुम जल्दी तैयार हो जाओ अल्प विराम, मैंने पिताजी से पूछ लिया है। ठीक है, ये आपका अल्प विराम हो गया। 2 आप देखिए, किसी कथन को स्पष्ट करने हेतु की के स्थान पर शिक्षक ने बताया अल्प विराम धरती गोल है। पिता ने पूछा फिर अल्प विराम अब तक कहाँ थे। देखिए अर्ध विराम, देखिए अर्ध विराम कैसा होता है, एक पॉइंट और नीचे अल्प विराम। तो सामान्यतः अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जब, ठीक है, अर्ध विराम क्या करता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तो दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे और नहीं लगा सकते, तो अल्प विराम लगा है, अर्ध विराम लगा है, सॉरी, अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर है। देखिए ये आपका अर्ध विराम है। तो भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है। चौथा देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने हेतु वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी, तुम्हारे हाथ में क्या है, दुकान में कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा पेंसिल कहाँ है। तो जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन। देखिए भावों को प्रकट करने हेतु जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, ठीक है, यह क्या हो गया, अरे तुम कब आए। तो ये देखिए विस्मयादिबोधक, ये आपका जो भाव होते हैं उनको प्रकट कर रहा है। छी, तुम तो बहुत गंदे इंसान हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, देखिए विस्मयादिबोधक है। ठीक है, वाह कितना सुंदर चिड़ियाघर है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, ये आपके भावों में प्रकट किया जाता है। योजक चिन्ह देखिए, छठवां आपका आ जाएगा योजक चिन्ह। तो शब्द युग्मों एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये शब्द युग्म है आपके, रात और दिन क्या है, शब्द युग्म होते हैं ना, शब्द युग्म आपने पढ़े हैं हिंदी में। तो शब्द युग्म के बीच में देखिए रात और दिन की तुलना हो रहा है एक दूसरे के बीच में, तो योजक चिन्ह लग गया। फिर आजकल, सुख दुख, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, ये सब आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। 7वां देखिए उद्धरण चिन्ह।
ठीक है। देखिए उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के, एक सिंगल में एक डबल इन्वर्टेड कामा में। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, तो यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहारा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा। देखिए देखिए इकहारा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या किया गया, किसी विशेष स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण आपका स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इसीलिए आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शिक्षक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने हेतु कहा। तो जो काव्य कुसुम है क्या है आपका स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु स्थान का या आपके पाठ का नाम बता रहा है काव्य कुसुम, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा का उपयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए द्वारा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा, देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा है। किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका डबल इन्वर्टेड कामा में कौन से लिखते हैं, कोई भी महापुरुष या कोई भी बहुत जो बड़ा व्यक्ति है, महान पुरुष है, वो अपने बातों को या विचारों को लिखा है, इतिहास में पढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेव जयते। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, आपका कोई वक्ता है और एक स्पेसिफिक कोटेशन है, इसीलिए इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, ठीक है। पिताजी ने शीतला से कहा बेटा हमेशा समय का पालन करना, ठीक है, ये आपका क्या जाएगा इन्वर्टेड कामा में। 8वां देखिए लाघव चिन्ह, ऐसे लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। तो लाघव चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपक भी कहते हैं। इस शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को उ और प्र, जो ये बीच में बिंदी रहा है ये आपका लाघव चिन्ह। डॉक्टर के बाद देखिए डॉक्टर, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड को प्रा और लिमिटेड, टेलीविज़न को टीवी लिखा जाता है, तो ये आपका लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया, ठीक है। देखिए अब परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 आ गया, यानी कि आपका ये सारा राजन सीरीज आपका ख़त्म हो गया। हमने सारे सिलेबस, सारे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं हमने सब पढ़ लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से बहुविकल्पी, अति लघु, सारे जितने भी पेपर हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब मैंने पढ़ा दिया है वहाँ पे। इसके पहले जो भी आपके 6 पेपर हैं सब जाके वहाँ से आप लोग तैयारी करिए। 7वां पेपर संस्कृत हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक अभी हम क्या करते हैं, 1-2 प्रैक्टिस सेट लाते हैं आपका प्रीवियस ईयर का, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी में पूछा गया था, ताकि आपका प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से हो जाए। मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो हम लोग लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद दोस्तों।